हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के मांग के अनुसार ये जो क्लास सोशियोलॉजी का समाजशास्त्र विषय का लेकर आया हूं। ये टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है लगातार क्रम से, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे। आप लोगों का जो मांग था कि सर टॉपिक वाइज क्लास करा दीजिए, तो ये उसी क्रम में टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है। आज का जो आपका टॉपिक है ये जो है सामाजिक जनसांख्यिकी एवं राजनीतिक प्रक्रिया। टॉपिक क्या है आप लोग ये नोट करिए, सामाजिक जनसांख्यिकी एवं, ये देखिए आपका टॉपिक है सामाजिक जनसांख्यिकी एवं राजनीतिक प्रक्रिया। ये आपका टॉपिक है आज के क्लास का, ठीक है। क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि टॉपिक वाइज क्लास लेके आइए, तो मैं लगातार देखिए आप सभी का क्लास टॉपिक वाइज ही लेके आ रहा हूँ। प्रत्येक टॉपिक से जहाँ से प्रश्न अधिक बनते हैं उस टॉपिक को मैं पहले करा दे रहा हूँ, और बाकी टॉपिक का जो है धीरे धीरे अगर आप लोग कहेंगे तो लेकर आऊँगा, नहीं तो फिर मिक्स क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे पहचाने गए होंगे फ्रेंड्स। मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी का क्लास लेकर आता ही हूं। और यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी जीडीसी केवीएस एनबीएस, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते हैं, पीजीटी, आप कहीं से हों, किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप दिल्ली से हों, हरियाणा से हों, राजस्थान से हों, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से हों, ठीक है, छत्तीसगढ़ से हों, झारखंड से हों, यूपी से हों, बिहार से, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से, बिहार से हों, तो अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उस हर छात्र छात्राओं के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग सब प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो भी हैं, जो लोगों का पीजी कंप्लीट होगा वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट जेआरएफ देते होंगे, और नेट जेआरएफ होने के बाद जो पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते होंगे, और पीजीटी तो देते ही होंगे, ठीक है। और रही सोशियोलॉजी बात, टीजीटी में तो आता नहीं, यह सभी को पता है। तो उस हिसाब से आप लोग जो है कि एग्ज़ाम और परीक्षा के दृष्टि से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूँ। इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना किया कीजिए, क्योंकि ये क्लास परीक्षा में आप सभी का काफ़ी सहयोग प्राप्त करेगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वहीं से प्रश्न उत्तर लेकर आता हूँ मैं, और इस प्रश्न को मैं आप लोग देखते होंगे व्याख्यात्मक रूप से कराता हूँ, ताकि एक प्रश्न से आपका कई जो है उत्तर बन जाता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न मैं लेके आया हूँ तो उसको मैं जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्याख्या कर देता हूँ, विस्तार कर देता हूँ, ताकि आप अगर पीजीटी के हैं, मान लीजिए असिस्टेंट की प्रोफेसर की तैयारी नहीं करते हैं पीजीटी का, तो उसमें से आपका पीजीटी का भी प्रश्न मिल जाए, ठीक है। अगर आप नेट की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ और ये असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका तो लेवल करीब करीब एक ही है, ठीक है। लेकिन पीजीटी का लेवल थोड़ा सा उससे हल्का होता है। तो मैं उसमें जो बताता हूँ, जैसे राइटर आया, राइटर का कोई भी प्रश्न आया तो उसमें जब आता है थिंकर, तो मैं उसके आप देखते हैं कि बुक्स का बता देता हूँ, क्योंकि बुक्स पूछा ही जाता है कि फला बुक्स जो है पीजीटी में खासकर इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, मिलान के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये उस हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्नों की श्रृंखला सोशियोलॉजी में। अगर आप सोशियोलॉजी से समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं जो है किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, किसी भी परीक्षा की, तो आप लोग इसको बेफिक्र होकर निसंकोच इस क्लास को देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपका काफ़ी उपयोगी साबित होगा परीक्षाओं में, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर आज क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए क्या है और क्या कह रहा है ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 1, भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर 1, ठीक है, कि भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, सामाजिक राजनीतिक अस्त व्यवस्थाओं से समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर दबाव पड़ता है। ये ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या
बढ़ती है, कारण ये बता रहा है। ऑप्शन सी बता रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर निर्भर है, हैं, इसका कारण ये बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात काफ़ी कम है, इसलिए तो भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है? तो ए बी सी डी में से बताइए इसका कौन सा कारण है। आप लोग प्रश्न ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पूरी विश्वास है आप लोग इसका आंसर जरूर सही करेंगे। तो नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ये ऑप्शन बी है। ठीक है, पूंजी निर्माण दर की अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। इसका कहने का आशय ये है क्या कि भारत का में जो जनसंख्या का एक अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, उसका मुख्य कारण पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। यानी जिस हिसाब से पूंजी बढ़ना चाहिए, पूंजी उस हिसाब से लोगों के पास नहीं बढ़ती है, पर्याप्त रुपये पैसे मतलब संसाधन नहीं हो पाते हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है, मतलब जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण, जनसंख्या का अधिक दबाव होने के कारण जो गरीबी रेखा का अच्छा खासा हिस्सा जो जीवन यापन कर रहा है, इसका मेन कारण यही है। तो इस हिसाब से आपके प्रश्नानुसार इसका आंसर है ऑप्शन बी, पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या की बढ़त होना। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न अगला। उम्मीद करते हैं प्रश्न 1 आपके सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये कह रहा है भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है? प्रश्न 2 कह रहा है, आप ध्यान दीजिए कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर देना है? तो ऑप्शन ए है 2010 तक, ऑप्शन बी है 2055 तक, ऑप्शन सी है 2035 तक, ऑप्शन डी है 2045 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये करंट का आंसर है। ठीक है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है, यहाँ तक कि यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपका ईडीसी ने जेआरएफ में भी ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 2045 तक, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आप पढ़े होंगे तभी सही कर पाएंगे। तो तुक्का मारने में तो गलत होने की ज़्यादा संभावना रहता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा भी तो तुक्का मार के भी सही कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, क्योंकि जो नई जनसंख्या नीति है आपका दीर्घकालिक, जिसका उद्देश्य है नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य है 2035 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करने का रखा गया है, ये भारत सरकार का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि पुनर्जन्म की जैविक क्षमता को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं, कह रहा पुनर्जनन। ठीक है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं पुनर्जनन की जैविक क्षमता को? ऑप्शन ए उर्वरता, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी बांझपन, ऑप्शन डी जनन शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जनन शक्ति। ठीक है, क्योंकि जनन शक्ति पुनर्जनन की जैविक क्षमता के आधार पर ही निर्भर कर रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न तो कॉमन था, आप समझी गए, उसको कोई विस्तार करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 4। ये 4 नंबर कह रहा है कि भारत का क्या है? प्रश्न नंबर 4 नोट कर लीजिएगा कि भारत का जनसांख्यिकी आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें दृष्टिगत होता है। तो क्या दृष्टिगत होता है? आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा किशोर और बाल जनसंख्या का बृहद अनुमान। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए किशोर और बाल जनसंख्या का बृहद अनुपात की बात कर रहा है या दृष्टिगत होता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? किशोरों का बृहद अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात, ये ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा बाल तथा वयस्क जनसंख्या का बृहद अनुपात। ऑप्शन डी कह रहा वयोवृद्ध एवं बाल जनसंख्या का बृहद
अनुपात। ठीक है, प्रश्न कह रहा है भारत का जनसांख्यिकीय आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुपात जो है जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें दृष्टिगत होता है। क्या दृष्टिगत होता है? किशोर और बाल जनसंख्या का वृहद अनुपात। ऑप्शन बी कह रहा है किशोर का वृहद अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात। ऑप्शन सी कह रहा है आपका बाल तथा वयस्क जनसंख्या का वृहद अनुपात। ऑप्शन डी कह रहा है वयोवृद्ध एवं बाल जनसंख्या का वृहद अनुपात। तो इसका आंसर आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी किशोरों का वृहद अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात, ये प्रश्नानुसार आपका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप प्रश्न नंबर 4 समझ होंगे, क्योंकि आप ये प्रश्न 4 जो है किशोरों का वृहद अनुपात तथा वयोवृद्ध लघु अनुपात ही इसका आंसर होगा। भारत जनसांख्यिकीय आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार जिसमें दृष्टिगत होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। प्रश्न 5 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 5 कह रहा है कि ये 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए आप। तो निम्नलिखित तत्व क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है मौसम के अनुसार प्रव्रजन। ऑप्शन बी कह रहा है साप्ताहिक यात्रा करना। ऑप्शन सी कह रहा है आपका स्थायी अर्धस्थायी और आधार पर आवासीय जो है परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है जनगणना। ये ऑप्शन डी जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है? जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने समान आवास से बाहर रहना। ठीक है, ये इसका आंसर, क्योंकि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अगर जनगणना के पूरे समय के दौरान अगर समान आवास से बाहर रहते हैं तो आपको जो है गिनती वहाँ से किया नहीं जाएगा। तो वही कह रहा है ये। ठीक है, तत्वों पर विचार करने, क्योंकि भारतीय जनगणना में प्रवासी में मौसम के अनुसार प्रव्रजन, साप्ताहिक यात्रा, स्थायी अर्धस्थायी आधार पर आवासीय जो परिवर्तन को न मानकर बल्कि जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने समान आवास से बाहर रहने को जो शामिल किया जाता है उसी को माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न 6 ये है कि सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है आयु और लिंग रचना पर। ऑप्शन सी कह रहा है कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सही आंसर है। क्योंकि जो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों सही आंसर हो जाएगा आप लोग ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन डी सही इसलिए हो जाएगा, जान जाएं, क्योंकि सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर ध्यान दिया जाता ही है। ठीक है, और आयु और लिंग रचना पर भी ध्यान दिया जाता है। जनसंख्या के समय कि कौन कितने उम्र का सबका लिखा ही जाता है। और कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी जैसे समूह संरचना के प्रकार और रूप पर भी ध्यान दिया जाता है। जब जनगणना किया जाता है आप देखे होंगे ना, एक कौन पिता का नाम माता पिता का पूछा जाता है। ठीक है, परिवार का मुखिया, फिर माता पिता, फिर उनके कितने बच्चे हैं, क्या नाम है, कितने उम्र का है, क्या करते हैं, सारी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक से जानकारी मांगी जाती है। तो इसलिए सामाजिक जनसांख्यिकी में जो डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैंने अभी बताया भी था पिछले क्लासों में कि एडवर्ड गुडलर्ड महोदय हैं डेमोग्राफी शब्द का जो किए हैं। ठीक है, और जननांकी जनसंख्या का जो गणितीय अध्ययन के बारे में उन्होंने सबसे विस्तार पूर्वक से कर रखा है, जिसमें बताते हैं जननांकी का जन्म, विवाह, मृत्यु एवं प्रवासी व सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा जनसंख्या की दशा एवं दर गतिशीलता का अध्ययन कर रखे हैं। ठीक है, कौन आपके ये एडवर्ड गुडलर्ड महोदय। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 7
ये कह रहा है राजनीति संस्कृत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप ध्यान दीजिएगा कि राजनीति संस्कृत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी कह रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण, ऑप्शन सी कह रहा है राजनीतिक सशस्त्रीकरण, ऑप्शन डी कह रहा है राजनीतिक वैधता। तो इसमें राजनीति संस्कृत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा राजनीतिक आधुनिकीकरण है कि राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं कि राजनीतिक सशस्त्रीकरण कहते हैं कि राजनीतिक वैधता कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 का आंसर आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर कभी भी गलत नहीं देंगे, सही आंसर देंगे। इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, राजनीतिक समाजीकरण इसका आंसर हो जाएगा। राजनीति संस्कृत के अधिग्रहण की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा जो है आपके नोट करके रखिएगा। कौन दिया है इस अवधारणा को? आपके एडमंड पावेल महोदय ने दे रखा है, ठीक है। और वो सीखने की इस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कहते हैं व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के आदर्शों और मूल्यों का आंतरिकीकरण करके ही सीखता है, ठीक है। ये आपके कौन कहता है? एडमंड पावेल महोदय कहते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आप सभी के लिए? प्रश्न उत्तर नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ये कथन है, देखिए कह रहा है, ये जो कथन दे रहा है कह रहा है इस पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या बता रहा है? ये राजनीति आधुनिकीकरण के साथ साथ कौन नहीं चलती। ये कह रहा है राजनीति आधुनिकीकरण के साथ साथ कौन नहीं चलती। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका निरक्षरता, ऑप्शन बी कह रहा है राजनीतिक भागीदारी, ऑप्शन सी कह रहा है नगरीकरण, ऑप्शन डी कह रहा है जनसंचार माध्यमों का उपयोग, है ना। ये आपका जो है जनसंचार माध्यम का उपयोग कह रहा है। आज का ये जो टॉपिक आपको मैंने बताया था ना, सामाजिक जनसांख्यिकी एवं जो है राजनीतिक प्रक्रिया पर है, तो इसी से संबंधित प्रश्न है। तो आपको ऐसा ना लगे कि प्रश्न जो है टफ लगे, क्योंकि ये टॉपिक वाइज आपने कहा था, तो टॉपिक वाइज प्रश्न है, तो उसी इन सारे प्रश्नों को जो मैं लेकर आया हूँ। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर आप सब दीजिए क्या है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नोट करके रखिएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रश्न नंबर ए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कहता, सही उत्तर चुनिए। तो राजनीति आधुनिकीकरण के साथ साथ कौन नहीं चलती है? तो निरक्षरता आधुनिकी जो है राजनीति के साथ साथ नहीं चलती है। बाकी आपका ये जो है बी राजनीतिक भागीदारी, नगरीकरण और ऑप्शन डी जो है जनसंचार माध्यम, ये तीनों चलता है, निरक्षरता नहीं चलता है। तो इसको नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। प्रश्न नंबर 9 है। इसमें प्रश्न नंबर देखिए डालना भूल गया है, ये प्रश्न नंबर 9 है, आप लोग ध्यान दीजिए, डालने से भूल हो गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, ये आप लोग नोट करके रखिएगा। ये है निम्न, प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो कथन क्या है? निम्न कथनों पर विचार करने के बाद ये भी कर रहे हैं और सही उत्तर का चयन करने की बात है। कथन क्या? सत्ता में शामिल नहीं है। क्या है? सत्ता में क्या नहीं शामिल है? कह रहा है ऑप्शन ए वैधता नहीं शामिल है, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी नियमितता सत्ता में शामिल नहीं है। तो इसमें से वैधता, योग्यता, शक्ति, नियम जो है नियमितता में से सत्ता में कौन सा नहीं शामिल है? तो आप लोग बताइएगा प्रश्नोत्तर नंबर 9 का। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? योग्यता। योग्यता जो है सत्ता में शामिल नहीं है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में आपको पार्लियामेंट और का मेंबर बनने यानी कि सांसद और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, आप चुनाव लड़ने के लिए अगर लड़ते हैं आप विधायकी, MP MLA विधायक और सांसद बनने के लिए, तो इसमें आप देखते होंगे योग्यता आपका साक्षरता नहीं मांगता। आप निरक्षर हो, कुछ भी हो, आप चुनाव लड़ने की आप लिए वैध हैं। तो इस हिसाब से आपका इसका आंसर ये जो है कह रहा क्या? सत्ता में शामिल नहीं है। तो योग्यता यानी कि शैक्षिक हिसाब से ये नहीं शामिल है। बाकी आपका ये
जो है मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता में वैधता शक्ति निम्नता होती है, सत्ता पारस्परिक तार्किक कानूनी कस्माई के रूप में पाई जाती है। मैक्स वेबर के अनुसार है तो इस हिसाब से योग्यता हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गए होंगे। प्रश्न 9, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संविधान के क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा की संरक्षा की बात करता है इसमें। तो ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर 10 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ये जो है ए कह रहा है अनुच्छेद 27-28। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा कौन सी गारंटी देता है, कौन सी बात करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 27-28, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 31-32, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 33-34, यानी कि आर्टिकल 27-28, आर्टिकल ऑप्शन बी आर्टिकल 29-30, ऑप्शन सी है आर्टिकल 31-32, ऑप्शन डी है आर्टिकल 33-34। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा जो कि अल्पसंख्यकों की हितों की और सुरक्षा की बात करता है, कौन सा आर्टिकल है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 और 30, कौन सा है आर्टिकल बी, ऑप्शन बी ये है आर्टिकल यानी कि 29 और 30 यानी कि अनुच्छेद 30 हो, ये अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद जो आपका ये है, ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन ए है। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में क्या है, ये ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 में जो है होता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, आप अपने धर्म की जो है वृत्ति और अपने धर्म को मना सकते हैं, ये 27 अनुच्छेद या आर्टिकल बात करता है। और जो ये 28 जो है आपका अनुच्छेद 28, ये क्या बात करता है, अनुच्छेद 28 आपका कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना का उपस्थित होने के विषय में सूत्र, यानी कि आप अपने जो है अनुच्छेद 28 के साथ अपने जो है धर्म के अनुसार जो है धार्मिक शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, बस वो आपके राष्ट्र अहित में ना हो तो आप जो है धार्मिक शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और उपासना कर सकते हैं, ये आपको आज़ादी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 28 बात करता है। और ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है, ये ध्यान दीजिए ऑप्शन बी ये 29 है, अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो बात करता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्राप्त है। आप समझ ही गए होंगे। अनुच्छेद 30 जो कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो समुदाय के लोग हैं वो अपना स्कूल कॉलेज स्थापना अपना शिक्षण संस्थान कर सकते हैं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, ये आपका संविधान अनुमति देता है आर्टिकल 30 के तहत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है आप सभी के लिए। ये प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन कानूनों की चर्चा है जिनकी वैधता मौलिक अधिकारों से तथाकथित असंगत के आधार पर किसी भी न्यायालय में बहस का विषय नहीं हो सकती है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन कानूनों की चर्चा है जिनकी वैधता मौलिक अधिकारों से तथाकथित असंगति के आधार पर किसी भी न्यायालय में बहस का विषय नहीं हो सकती है, किसी भी न्यायालय में इसके बहस के रूप में नहीं पेश किया जा सकता है, किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सभी में किसी का इसका आंसर नहीं पता है तो इसका मतलब आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है 9वीं
अनुसूची, इसको नोट करके रखिएगा। 9वीं अनुसूची जो है ऐसा है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जिनकी स्थापना प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। कब? प्रथम संविधान संशोधन के तहत, जिसे मौलिक अधिकारों से असंगत के आधार पर किसी भी न्यायालय में बहस का विषय नहीं हो सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका है। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आपका, ये ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 332 का विषय क्या है इसमें से। तो अनुच्छेद 332 का विषय ये कह रहा है कि लोकसभा में, ऑप्शन ए है 332 के बारे में कह रहा है। अब इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित स्थान की बात करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की बात करता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कह रहा 30 सालों के बाद आरक्षित स्थानों और विशिष्ट प्रतिनिधित्व की समाप्ति। ऑप्शन डी कह रहा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 आर्टिकल जो है किसके विषय में? ए बी सी डी आप ऑप्शन सारा देख लिए, तो इसका आंसर आप सब बताइए क्या हो जाएगा अनुच्छेद 12 का। ठीक है, 332 का कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नोट करके रखिएगा क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्योंकि ये जो है 332 के तहत आपका, ये नोट करके रखिएगा जो ऑप्शन बी, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के जो है आरक्षित स्थान की बात आर्टिकल 332 में किया गया है। ठीक है, और बाकी आपका जो ये ऑप्शन ए है, क्या है ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित स्थान की बात किस आर्टिकल में किया गया है? आप नोट करके रखिएगा, ये आर्टिकल 330, ये 330 में किया गया है, आर्टिकल 330 में। ठीक है, आप लोग नोट करके रखिएगा, ये ऑप्शन ए है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित स्थान की बात आर्टिकल 330 में किया गया है। और ये जो आपका ऑप्शन भी देख ही रही है 332 है सही आंसर है इसका 332 के तहत। ऑप्शन सी जो कह रहा आपका, ये ऑप्शन सी नोट करके रखिए, क्या कह रहा 30 सालों के बाद आरक्षित स्थानों और विशिष्ट प्रतिनिधित्व की समाप्ति। ठीक है, तो ये आर्टिकल 334 में कहा गया आपका, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा आर्टिकल किस में कहा गया? 334 में। ठीक है, इसको भी नोट करके आप लोग रखिएगा। और अगला क्या है? ऑप्शन डी क्या कह रहा है? लोकसभा में, ये ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व की बात किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये 331 में बात किया गया है। ठीक है, 331, इसको भी नोट करके आप लोग रखिएगा। ऑप्शन डी की बात ही कर रहा है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व आर्टिकल 331 में किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या फ्रेंड्स, ये आज ये क्या कहते हैं 12 प्रश्नोत्तरों की ही एक श्रृंखला थी जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये था सामाजिक जनसांख्यिकी एवं राजनीति प्रक्रिया पे था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्लास आप सभी को पसंद आई होगी, और क्लास को आप लोग जो है शेयर कर दिए होंगे और लाइक कर दिए, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, कैसा चाहिए, थिंकर पे चाहिए कि जो है किसी सोशल एक्सपेरिमेंट पे चाहिए, या शोध पे चाहिए क्लास, या किसी क्या कहते हैं कि किसी पुराने प्रश्नोत्तरी पे चाहिए, विचारधारा पे चाहिए, तो आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। जो है परीक्षा के दृष्टि से जो उपयोगी है आप कमेंट किया कीजिए, मैं आप सभी के लिए वो क्लास लेकर आऊँगा। तो आप सब मेरे चैनल का नाम जानिए, सोशियोलॉजी भाई पुजारी यार, ये चैनल है मेरा। हाँ, आप लोग देख रहे हैं, जानिए, शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए मेरे चैनल का। और आप लोग अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मेरे क्लास का मिल ही जाता होगा। अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर ये देख ही रहे हैं आप, मेरा जो है 94 733 186 है।
क्योंकि इससे आप व्हाट्सएप पे कमेंट करके बात कर सकते हैं, मेरे कॉल से बात नहीं होगी। टेलीग्राम लिंक आप लोग इसको भी नोट करके रखिएगा, ऑफिशियल पुजारी है टेलीग्राम लिंक। यहाँ से अगर आप जुड़ जाएंगे, क्लास के गहरा के बारे में सूचना मिल जाएगी आपको, क्लास की पूरी क्लास वहाँ भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, यूट्यूब की क्लास। तो इस निःशुल्क क्लास का आप लोग बेनिफिट जरूर उठाया कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ ही रहा हूँ। आप सभी लोग इस क्लास को देखते हैं और जो अपना प्यार और सहयोग देते हैं, इसी प्रकार प्यार और सहयोग बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी।